हेलो, नमस्कार। आपका द कॉमर्स विजन पर मैं स्वागत करता हूं। आज हमको पढ़ना है कि जो भी रेस्ट ऑफ परक्यूट्स बचे हुए थे, को मैं बताया था कि फर्स्ट वीडियो में मैंने परक्यूट्स टाइप ऑफ परक्यूट्स बताया था। सेकेंड में रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशन बताया था। थर्ड में मोटर कार की वैल्यूएशन कैसे किया था उसकी बताया था। अब कुछ छोटे छोटे परक्यूट्स हैं जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं विदाउट एनी लेट। ओके, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट परक्यूजिट्स कौन कौन से हैं? आप जैसे मान लीजिए कोई इस देखिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए है। ये आप डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, और मैं डिफिनेशन बताया था कि हु आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, स्वीपर आपको गार्डनर मिला है, वॉचमैन मिला है या पर्सनल अटेंडेंट मिला है, पीए। ओके, यदि ये चीज़ें आपको मिली हैं तो किस प्रकार से परक्यूजिट वैल्यू कैलकुलेट होगी। ओके, यहाँ पर क्या करना है, सैलरी पे आर पेबल फॉर सर्वेंट, जो भी ये लोग हैं उनकी सैलरी कितनी मिल रही है उसको नोट कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट लेस क्या करेंगे, इफ अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज की अमाउंट पेड की जा रही है, जैसे मान लीजिए कि सैलरी मान लीजिए 10,000 मिल रहा है। ओके, और एम्प्लॉय मान लीजिए कि कुछ दे रहा है 2000 उसको। ओके, तो इसको यहाँ से लेस कर देंगे। ओके, और जो वैल्यू लेस करने के बाद आएगी वही आपकी परक्यूजिट्स वैल्यू होगी। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्योंकि बहुत आसान है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ गैस पावर, फैसिलिटी ऑफ गैस पावर और वाटर, मीन्स आपको फ्री ऑफ गैस मिला है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली है, फ्री ऑफ वाटर मिल रहा है, तो इन दिस कंडीशन वैल्यू क्या होगा। ओके, इफ एम्प्लॉय परचेज दैट फैसिलिटी एंड प्रोवाइड इट, मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी बोर्ड ऑफिस में हैं, किसी आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो आप जानते हैं ना ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही आपके पास वाटर है, ना ही आपके पास कोई भी गैस है। तो आप कहीं से ना कहीं से एम्प्लॉयर जो होगा आपका वो परचेज करके ही दे रहा होगा। तो जब परचेज करके दे रहा होगा तो जो पेड करेगा वही अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, वही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स हो जाएगी इन द रेफरेंस ऑफ गैस पावर वाटर के संबंध में। नेक्स्ट क्या है, इफ एम्प्लॉयर्स गिव द फैसिलिटी हिज और सोर्स, यदि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी में अधिकारी ही हैं और इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हीं की है, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पर यूनिट कास्ट देखी जाएगी कि जो कास्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की या वाटर की, तो उस कास्ट को ऐड कर देंगे। ओके, मान लिया जाएगा। लेस क्या करेंगे, इफ अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, फिर वही बात, यदि मान लीजिए कि ये सब चीज़ों के लिए 15,000 रुपये खर्च हो रहा है। ओके, और इसमें से कुछ उस एम्प्लॉय से लिया जा रहा है, मान लीजिए कि 5,000 लिया जा रहा है, कुछ मैं दे दूंगा कुछ आप दे दीजिएगा। ओके, तो इन दिस कंडीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,000। अच्छा, ये क्यों लेस हो रहा है, कोई बता सकता है? इसका मेन रीजन ये है कि जो ये 5,000 दिया होगा वो किससे दे रहा होगा, सैलरी से। सिंपल सी बात है, ये 5,000 कहाँ से लाएगा एम्प्लॉय, सैलरी से लाएगा, और सैलरी ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में ही टैक्सेबल हो चुकी है। तो एक ही चैप्टर में एक इनकम टैक्स में कहीं पर भी दोबारा टैक्स नहीं लगता है। ओके, डबल टैक्सिंग की व्यवस्था नहीं है इंडिया में कि आप एक बार सैलरी में अपनी सैलरी पर टैक्स दे रही है और उसमें से 5,000 आप दे रहे हैं मालिक को फैसिलिटी के लिए, उस पर टैक्स लग जाए। नो। ओके, क्योंकि ये रियल में टैक्स ही तो लगेगा, जब वैल्यू जो निकाल रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब सैलरी पर टैक्स दे चुके हैं और अब इस पर टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फ्री या कंसेशनल एजुकेशन फैमिली, मीन्स फैमिली को यदि कंसेशनल एजुकेशन मिल रहा है तो इन दिस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा, इन इनकम टैक्स, उसमें क्या है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, यदि एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए आपको कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं है। ओके, एजुकेशन टू फैमिली मेम्बर, यदि फैमिली मेम्बर है उनके लिए है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, इसमें आगे भी देखा भी जाएगा किस सिचुएशन है, बट यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक जानते रहिए कि फैमिली मेम्बर के लिए एजुकेशन दिया जा रहा है तो वह टैक्सेबल है। ओके, एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज एग्जम्प्ट, मीन्स क्या है, यदि एम्प्लॉय का चिल्ड्रन, यदि एम्प्लॉय का चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए है तो क्या होगा,
सेम लोकेलिटी है या 1000 पर मंथ चाइल्ड। ओके, दो चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे आप कंपनी में वर्क करते हैं या जहाँ आपका लड़का पढ़ता है, तो वहाँ पे लोकेलिटी देखेंगे कि उसी प्रकार के लोगों के द्वारा किस तरह खर्च किया जा रहा है, उसके आधार पर या तो वो वैल्यू होगी या तो 1000 मैक्सिमम पर मंथ चाइल्ड। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिए, ट्रेनिंग एम्प्लॉय में नॉट टैक्सेबल है, एजुकेशन और फैमिली मेंबर में फुल टैक्सेबल है, एंड एजुकेशन चिल्ड्रन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेम लोकेलिटी देखी जाएगी या 1000 पर मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेडिकल बेनिफिट्स मीन्स कि आपको यदि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, कोई प्राइवेट अधिकारी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा यदि आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिला है तो इन दिस कंडीशन में क्या वैल्यू होगी। ओके, अच्छा वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सैलरी के बिहाफ पे ले रहे हैं और दुनिया में सैलरी किस लिए मिलती है, आपको खर्च करने के लिए, और आप पहले से ही बेनिफिट ले चुके हैं, मेडिकल बेनिफिट, कार बेनिफिट, हाउस बेनिफिट, तो आपका खर्च बचेगा नहीं। तो इसीलिए इनकम टैक्स सबसे पहले इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो ये सब जोड़ लेते हैं, जोड़ के ही आपसे सैलरी टैक्सेबल करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि भले ही आपके हैंड में जा रहा हो 5 लाख ही, ओके, बट ये जो परक्यूट्स वैल्यू बता रहा हूँ, परक्यूट्स बोली जोड़ जोड़ के टैक्स इसमें से लेंगे। ओके, क्योंकि आप सभी यदि ये सुविधा न लिए होते तो सबका खर्च करते हैं, इसलिए ये सब ऐड किया जाता है। राइट, चलते हैं पॉइंट पर आते हैं। ट्रीटमेंट इन इंडिया मीन्स यदि इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट हो रही है तो क्या स्थिति है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नो प्रॉब्लम, इन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है नॉट टाई अप, मीन्स टाई अप नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का मतलब एम्प्लॉयर जो मालिक है खुद का हॉस्पिटल है तब कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू। इफ एनी अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर प्रेस्क्राइब डिसीज, मान लीजिए कोई प्रेस्क्राइब डिसीज कर दिया कि नहीं ये यहाँ ठीक नहीं होगा, ले जाकर के दूसरी जगह दिखा दीजिए, तो इन दिस कंडीशन में फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। और एनी अदर केस मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं फुली टैक्सेबल। राइट, यहाँ पर क्या समझना है कि यदि तीनों जगह यदि आप अपना इलाज करा रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, बट यदि आप एनी अदर केस, ये तीनों केसों को छोड़ करके कहीं पर भी इलाज कराएंगे फुली टैक्सेबल है। ऑलराइट, चलिए ट्रीटमेंट इन आउटसाइड इंडिया मीन्स अब क्या है, आप फॉरेन में जा करके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो फॉरेन में जा रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, फॉरेन में ट्रीटमेंट कॉस्ट फर्स्ट पे, एंड स्टे एक्सपेंसेज मीन्स रहने के लिए, फॉर पेशेंट एंड वन अटेंडेंट मीन्स ऐसा नहीं है कि एक लोग दवा कराने गए हैं 4 लोग और साथ में गए हैं, समझ रहे हैं, तो केवल जो पेशेंट होगा, ओके, और प्लस 1 उसके साथ जाएगा एक व्यक्ति, उन्हीं का टैक्स कैलकुलेट होगा, और लोगों की कोई मतलब नहीं है। अब अपना खर्च करिए, अपना समझिए। ओके, इसमें क्या है, हमेशा आरबीआई लिमिट बताता रहता है कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है, उसी के अनुसार टैक्सेबल होगा, और ये जब क्वेश्चन में आएगा तो आरबीआई में लिमिट दिया गया रहता है। ओके, तो आरबीआई बताता है सबके लिए अलग अलग। ओके, बट यहाँ पर ट्रेवल थर्ड क्या है, ट्रेवल एक्सपेंसेस, ध्यान समझ गए, आरबीआई लिमिट बताएगी, उसी के अनुसार कॉस्ट और रहने के लिए एक्सपेंसेस टैक्स फ्री होंगे। ओके, बट ट्रेवल एक्सपेंसेस मान लीजिए आने जाने के लिए कहीं खर्च कर रहे हैं, इन दिस कंडीशन में क्या होगा, एग्जाम्प्ट इस ग्राफ टोटल बिफोर इंक्लूडिंग ट्रेवल इन एक्सपेंसेज मीन्स विदाउट एक्सक्लूड, मतलब कि जो आपकी ग्रास टोटल इनकम आ रही है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ट्रेवल एक्सपेंसेज में ये ध्यान रखना है, ट्रेवल एक्सपेंस में क्या होना चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इट मीन्स क्या है कि मैक्सिमम आपको आने जाने के लिए 2 लाख रुपया ही मिलेगा, आप चाहे जहाँ जाइए इलाज कराना है। तो यहाँ पर यही है कि या तो जिसकी ग्रास टोटल इनकम नहीं तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आए किसी क्वेश्चन में ना आए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फ्री फूड या नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, यहाँ पर क्या है, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज मीन्स यदि विदाउट एल्कोहल का कोई भी आप पेय पदार्थ ले रहे हैं या फूड, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, मील प्रोवाइड इन ऑफिस
ओके। यदि ऑफिस में मील प्रोवाइड किया जा रहा है तब पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज, मीन्स 50 रुपये से ज़्यादा का है तो मान लीजिए कि ये 70 रुपीज़ का हो गया। और मान लीजिए कि कोई इम्प्लॉई से कुछ रिकवर भी किया जा रहा है, मान लीजिए 10 रुपया, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 60 रुपीज़ आपका हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि 50 रुपया से ज़्यादा का ही हो तब ऐड करेंगे, मीन्स 10, 20, 30, 40 रुपये का खा पी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, चाहे जो कर रहे हैं 10, 20, 50 रुपये तक नो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। लेकिन यदि इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या, टी आर स्नैक्स प्रोवाइड वर्किंग आवर्स परक्यूट वैल्यू नील, मीन जिस वर्क में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं 10 से 4 हैं, 10 से 4 में चाहे जितना खर्च करिए, किस पे, टी और स्नैक्स पे, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जो आप खा रहे हैं, केवल चाय और जो भी बिस्किट टाइप का कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, परक्यूट वैल्यू नील होगी। मीन्स चाय पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड के लिए केवल 50 रुपये की बताई गई है लिमिट, ओके। नेक्स्ट एडिशनल नोट, एडिशनल नोट में से कुछ चीजें और बची होंगी जिसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है एडिशनल नोट में, एम्प्लॉय इज एन ऑफिशियल टूर, ही टेक्स हिज फैमिली मेंबर विद हिम, मीन्स जो एम्प्लॉय है वो ऑफिशियल टूर पे जा रहा है, ऑफिशियल टूर पे जा रहा है और ही टेक्स उसके साथ फैमिली भी है, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच फैमिली मेंबर, जितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा ये उसकी वैल्यू होगी, ओके। जितना एक्सपेंडिचर मिस किया जाएगा। एनी ऑफिशियल टूर एक्सटेंडेड एग वेकेशन, मान लीजिए कोई आप जा रहे हैं ऑफिशियल टूर के अतिरिक्त किसी वोकेशन पे, छुट्टी पे, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड में, जो भी एक्सटेंडेड पीरियड होगा जो एक्सपेंडिचर होगा वो इनकर्ड होगा उसको हम लोग ले लेंगे, ओके। इफ प्रीवियस लोन, नेक्स्ट क्या है, इफ प्रीवियस लोन ऑफ अमाउंट इज नॉट मोर देन 20,000, मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई लोन कंसेशन आपको मिला है, किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं या बैंक में वर्क करते हैं और आपको लोन कंसेशन मिला है, तो यदि आपको 20,000 रुपये तक मिला है तो नो प्रॉब्लम, ओके। यदि लेकिन 20 से ज़्यादा मिला हुआ है तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। ये ध्यान रखना 20 साल तक जीरो है, 20,000। इफ लोन प्रोवाइड्स ड्यू टू रूल 3 रिगार्डिंग डिसीज, मीन्स डिसीज के अनुसार दिया गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई डिसीज है, 3 में डिसीज जैसे कैंसर है, एड्स है, टीबी है, ये सब दिया गया है, यदि इसके लिए है तो भी वैल्यू नहीं ऐड होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट पे, प्रोविडेंट फंड, एक है प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट जो अभी तक हम लोग पढ़े परक्यूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहे थे, ओके। परक्यूट्स की वैल्यू क्या होगी, एक और स्मॉल टॉपिक्स है जो कि प्रोविडेंट फंड के संबंध में। प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ओके। प्रोविडेंट फंड क्या है, जैसे मान लिया आप सैलरी पाते हैं, जैसे पीएफ आप सुनते होंगे पॉपुलर नेम, तो उसी को प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, ओके। तो प्रोविडेंट फंड में यदि कोई भी आप दे रहे हैं या एम्प्लॉयर दे रहा है, जानते हैं आपका मालिक भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसी सब चीज़ों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये भी एक तरह से परक्यूट्स मिल रहा है, ओके। यहाँ पर क्या है प्रोविडेंट फंड, देखिए यदि रिकॉग्नाइज्ड है प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ने के लिए आप देख लीजिए, सब में एटीसी इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है वो एटीसी के अंतर्गत दिया गया है, जो कि हम लोग आगे की क्लासों में एटीसी टू एटीयू जो डिडक्शंस है उसको हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर केवल आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी क्वेश्चन में लगभग ये पूछा जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या, यदि मान लीजिए कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इम्प्लॉय के द्वारा, तो एज पर 86C के अनुसार होगा, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आरपीएफ, यही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो 80C के अनुसार छूट मिलेगा, मीन्स 1.5 लाख की लगभग छूट है तो उस तरह के अनुसार मिलेगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, यदि मान लीजिए कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना होगा, केवल 9.5%, याद रखिए एकदम कंठस्थ इसको कर लीजिए कि यदि पीएफ पे आरपीएफ पे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% ही इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। जैसे मान लीजिए कि आपको मिल रहा है 15%, ओके, तो इसमें से 9.5% टैक्स फ्री हो जाएगा, ओके, एंड रेस्ट ऑफ 5.5% इज टैक्सेबल, ओके। यहाँ पे ही बताया जा रहा है।
कि 9.5% तक यदि इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्स फ्री है, रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल। ओके। और नेक्स्ट क्या है, यदि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयर्स मीन्स जो आपका मालिक है, क्योंकि आप जानते हैं आरपीएफ में, पीएफ फंड में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपका मालिक भी करता है। तो मान लीजिए आप कर रहे थे तो एटीसी के अनुसार कर रहे थे, अब एम्प्लॉयर्स कितना करेगा 12%, इसको याद रखिएगा 12%। ओके। यदि 12% ज़्यादा कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि वो कर रहा है 20%, ओके, तो 12% टैक्स फ्री और रेस्ट ऑफ 8% इज टैक्सेबल। ओके, ऐसे करना है। और सैलरी का, ओके, एम्प्लॉय सैलरी का 12% टैक्स फ्री हो जाएगा, सैलरी का 8% टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, और ये सब पढ़ना है तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत, नॉन टैक्सेबल मीन्स प्रोविडेंट फंड, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली, तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक 9.5%, ओके, एक 12%, ओके, एंड एटीसी के अनुसार डिडक्शंस मिलता है। देखिए एटीसी हर जगह लिखा होगा, एटीसी मीन्स जो भी डिडक्शंस मिलेंगे एटीसी के अनुसार ही मिलेंगे। ओके, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉय यदि कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा तो वह एटीसी के अनुसार कर रहा होगा। ओके। इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट देखिए, नॉट टैक्सेबल सब है, एग्जाम्प्टेड नॉन टैक्सेबल है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको केवल ये चीज़ें ध्यान रखना जो यही पूछा भी जाता है आपसे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप्स के परक्यूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिए, और यहाँ पे और चीज़ें बची होंगी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग को जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में है, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व एक साथ कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेच्युटी मिली है, रिट्रेंचमेंट मिला है, या लिव इनकैशमेंट है, कम्यूटेड पेंशन है, ये चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक साथ ही सभी को मर्ज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।